देखिए आज के वीडियो में जो व्युत्क्रम के दो टॉपिक बच रहे हैं उनकी बात करते हैं। एक है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो पहले इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। एक आपने पढ़ा फ्रिंज चौड़ाई, लेकिन वो लीनियर विड्थ हुआ करती थी। अब वो क्या थी, जैसे ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, ये पर्दा है। अगर मैं पूरे सेटअप की बात करूं तो ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स था। इस सोर्स से आपने दो सोर्स बना लिए, एक S1 और एक S2, और फिर ये स्क्रीन का मिड पॉइंट हो गया और इस पर फ्रिंज बनने लग गई। फ्रिंज पैटर्न हमें मिल गया। मान लीजिए कोई फ्रिंज यहां बनी थी जिसकी यहां से डिस्टेंस उससे पहले वाली की डिस्टेंस थी कुछ, और एक दूसरी वाली की डिस्टेंस थी, और उन दोनों के बीच में एक फ्रिंज तैयार हो गई आपकी ये वाली। अब ये फ्रिंज यहां पर जो एंगल बनाएगी, ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, भाई इसको तो आप फ्रिंज चौड़ाई कहते हो, इसको तो बीटा कह रहे हो आप। ये बीटा है आपका, तो ये लीनियर फ्रिंज चौड़ाई है ये, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। और अब हम बात कर रहे हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का मतलब है ये जो फ्रिंज है हमारी, ये कितना एंगल बना रही है इस जगह पे। अगर उसको थीटा कह रहे हैं तो इसी को कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ एक एंगल है, एक कोण है। आप अगर इसको वैसे समझने की कोशिश करोगे कि भाई अलग अलग क्या सिचुएशन रहेगी, तो मान लीजिए पहले एक फ्रिंज बन रही है तो वो जो कोण बनाए, फिर दूसरी को कोण बनाए, तो सबका अपना अलग अलग एंगल बनेगा। हो सकता है उसकी वैल्यू सेम आ जाए। तो हमें उस एंगुलर विड्थ को निकालना है। कैसे निकालें, उसके मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका, लेकिन सिंपल तरीके में क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये ऑप्टिक्स है, और ऑप्टिक्स में क्या होता है, छोटी दूरियां जब होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम एक दूसरे के इक्वल ले लेते हैं। जैसे कोण छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले लिया, साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर ले लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। छोटी डिस्टेंस है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करके ले लिया, उससे भी काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम बेसिक बात करते हैं। पहले तो तुम्हें जो लगे बिल्कुल सही आ रहा है, हाँ साहब बिल्कुल एक्यूरेट चीज आ रही है, पहले तो उसकी बात करते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको एक ऐसा बता दूंगा कि अगर कभी आप भूल जाए तो वहां से भी उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसी तरह से ले लीजिए कि भाई ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका, मान लो यहां पर कोई एनवी डीप फ्रिंज बन रही है, इस जगह पर एनवी डीप फ्रिंज बन रही है, तो ये वाली डिस्टेंस को आप कहोगे एक्स एन, और इससे ऊपर अब अगली एन भी इसको मान रहे हो तो उसे एक्स एन प्लस वन मान लेना। वहां पर एन प्लस वन भी डीप फ्रिंज बन रही है, इसका मतलब उसके बीच में क्या होगी, फिर एक डार्क फ्रिंज होगी, एक अडीप फ्रिंज होगी। तो उसकी चौड़ाई यही तो होती है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस को जो कहते हो आप, तो वो बीटा हो गई उसकी। अब अगर मैं यहां से कहूं कि ये एनवी डीप फ्रिंज यहां कितना एंगल बना रही है, तो वो एंगल केवल आपका ये वाला होगा एंगल, उसको मान लिया थीटा एन। और n प्लस वन भी कितना बना रही है, तो फिर ये पूरा एंगल होगा आपका यहां से लेके और यहां तक का, उसको कहोगे थीटा n प्लस वन। और वो फ्रिंज कितना बना रही है, ये जो बन रही है, ये वाला ये एंगल हो गया, इसको आपने मान लिया थीटा। और वास्तव में यहां जो थीटा है वही आपकी क्या है, एंगुलर विड्थ है। सही है ना। और इस थीटा को आप कहोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन। कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, लेकिन एंगल छोटे ही, क्योंकि आप जानते हो ये स्क्रीन पर ये जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, 2-3 सेंटीमीटर में पूरा खत्म हो गया। सही है ना। तो कोण जब छोटे होंगे तो थीटा को टेन थीटा लिख लोगे, कोई परेशानी नहीं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, अब इसकी और इसकी वैल्यू की जरूरत है मुझे, तो इसको मैंने लिख दिया टेन थीटा एन प्लस वन
माइनस टेन थीटा एन, ये लिख दिया इसको। अब फिगर को देख करके टेन थीटा की वैल्यू ले लो। तो आप टेन थीटा एन की वैल्यू अगर फिगर को देख करके लोगे तो देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये थीटा एन के लिए आएगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस डिस्टेंस को आप कहते थे कैपिटल डी। तो आप टेन थीटा एन प्लस वन की जगह पे तो यहां से ये वाला ट्राइंगल यूज करोगे थे, तो एक्स एन प्लस वन तो डिस्टेंस हो गई, तो एक्स एन प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा डी माइनस, अब दूसरे को लोगे टेन थीटा तो हो जाएगा एक्स एन अपॉन डी। इसका मतलब आप चाहें तो वन अपॉन डी, तो इसमें एलसीएम आ गया, तो ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अपॉन डी, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब बात यह है कि भाई ये एक्स एन की वैल्यू कैसे निकाली जाए। एक्स एन क्या था, एक्स एन मिड पॉइंट से, स्क्रीन पे जो मिड पॉइंट था वहां से और कोई भी फ्रिंज बनती है वो वाली डिस्टेंस है, और आप इसे दीप्त मान करके चल रहे हो कि दीप्त फ्रिंज बन रही, और उसके लिए दूरी निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि हमारा पथांतर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और पथांतर का फॉर्मूला होता था एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, और दीप्त फ्रिंज के लिए उसे एन लैम्डा के बराबर रख दिया करते थे, और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाती थी एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो वास्तव में एक्स का ये फॉर्मूला ये सबसे सिंपल तरीका होता है, रटने की बजाय ऐसे करके समझना, सही है। तो ये एक्स आ गया, और वास्तव में ये एक्स नहीं है, ये एक्स एन है, क्योंकि आप एन को एन ले रहे हो, इसका मतलब एक्स एन की जगह तो चलो ये हो जाएगा। अब एन प्लस वन के लिए क्या करेंगे, एन की जगह एन प्लस वन ले लेंगे, इसका मतलब एक्स एन प्लस वन की जगह पे आ जाएगा एन प्लस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, माइनस एक्स एन की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स एन की जगह पे आपका हो जाएगा एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और सबके अपॉन में क्या आ रहा है कैपिटल डी। तो आप इन दोनों में से डी लैम्डा अपॉन डी को कॉमन ले लोगे, तो आगे चल के इनमें से डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन आ गया, ये बचा एन प्लस वन माइनस एन, और नीचे अपॉन में एक डी और है, यहां एन से एन कट जाएगा, इधर ये डी नीचे पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इनटू कैपिटल डी, और कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट। तो कुल मिला के थीटा की जो वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू हो गई लैम्डा अपॉन, तो अब कभी एंगुलर विड्थ पूछे तुमसे तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो कोणीय चौड़ाई पूछता है आपसे कि भाई कोणीय चौड़ाई बताइए, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई बताइए, ठीक है, तो फिर आप यहां से निकालोगे उसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में लैम्डा और डी गिवन नहीं होंगे, बल्कि बीटा गिवन होगा और कैपिटल डी गिवन होगा, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, यहां से एक काम करो लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू निकालोगे तो ये कैपिटल डी इधर चला जाएगा, यानी लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू आ जाएगी बीटा अपॉन कैपिटल डी। तो आप चाहें तो इक्वल टू में बीटा अपॉन कैपिटल डी भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये कोणीय चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आपके पास निकल करके आ गया है, और इसकी हेल्प से किसी भी एंगुलर विड्थ को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल तरीका था, आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि सॉल्व कराने के लिए कभी नहीं पूछेगा, इस पर केवल न्यूमेरिकल आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है जैसा अगर डायरेक्ट हमें निकालना हो, हम भूल गए फॉर्मूले और डायरेक्ट कैसे निकाले 2 सेकंड के अंदर, तो 2 सेकंड के अंदर निकालना सीख लीजिए। देखिए देखिए 2 सेकंड के अंदर भी आप फॉर्मूला निकाल लोगे। ये मान लीजिए कोणीय चौड़ाई बन रही है आपकी, या मान लो इतना बड़ा फिगर आप नहीं बना रहे, आप तो बस ये देख रहे हो कि साहब ये लीनियर विड्थ थी जिसको आप बीटा कहते हो, और ये उस पॉइंट पर जो एंगल बनाती है उसी को हम कोणीय चौड़ाई कहते हैं जिसको थीटा कहते हैं, सही है ना। अब ये बीटा तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा लो बस, तो कोण बराबर अब ये चाप का काम करेगा और ये वाली डिस्टेंस त्रिज्या का काम करेगी।
लेकिन क्या होता है, ये दूरियां बहुत बड़ी नहीं होती है, तो ये दूरियां भी हमेशा किसके बराबर ली जा सकती हैं, कैपिटल डी के बराबर ली जा सकती है। तो कुल मिला के थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन, आ गया सब फॉर्मूला सॉल्व कर ली, बीटा अपॉन। आप कहें लैम्डा के टर्म में कैसे लाएं, बीटा का फॉर्मूला लगा दो। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी यहां पे इससे ये कट गया, आंसर आ गया लैम्डा अपॉन। तो अगर कभी भूल जाओ आप, सही है ना, तो एक लाइन में निकाल के लिया ना उसको, तो भाई इसको कहते हैं कोणीय चौड़ाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से आप एंगुलर विड्थ निकाल सकते हो। इसके साथ साथ एक टॉपिक और है, हालांकि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में उस पर बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, कंपटीशन में उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो होता है फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंज शिफ्ट जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से, तो मैं चलो उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। हालांकि समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर समझ में आ जाएगा। तो एक बार समझ में आ गया, फिर कोई ऐसी उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट क्या है, किस तरह से फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है, इस बात को हमें समझना है। मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है और ये स्क्रीन का मिड पॉइंट है, और स्क्रीन का मिड पॉइंट है, और यहां पर एक व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, इंटरफियरेंस पैटर्न प्राप्त हो रहा है। अगर आप उस इंटरफियरेंस पैटर्न को यहां ड्रॉ करोगे तो आपको फिर वो पैटर्न इस तरह से बनेगा। ऐसे करके, जहां पर इसको आप क्या बोल रहे हो, ये सेंटर वाली है, केंद्र पर बनने वाली फ्रिंज है, और केंद्र पे हमेशा दीप्त बनती है, उसके बाद अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त। ये एक तरह से उसकी तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है, और नीचे की तरफ भी दीप्त के बाद अदीप्त, फिर दीप्त, अदीप्त, दीप्त, ऐसा। और ये किससे बनना था भाई, दो सोर्स थे इधर, उन दोनों सोर्सों से लाइट आ रही थी, और उन लाइटों की जो वेव्स हैं, प्रकाश की जो तरंगे हैं, उनके बीच में व्यतिकरण हो रहा था, उसकी वजह से हमें ऐसा प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लीजिए वो इस तरह से आ रही थी, एक ऐसे करके ले जा रही थी, एक ऐसे करके ले जा रही थी, ये ले जा रही थी, ये S1 से आ रही थी और ये S2 से आ रही थी, और ये पॉइंट आपका फिलहाल वो मान लिया। अगर कहीं दूसरी जगह हम उसको मानते तो P मानते, S1P और S2P इसको लिख करके दिखाते हैं। जैसे अगर आप इसको ऐसे दिखा रहे होते स्क्रीन पर, ऐसे करके मान लो ये S1 है, ये S2 है, तो S1P और S2P इस तरह से दिखा रहे होते। सही है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ग्लास की या कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट लेकर के इनके मार्ग में रख देते हो बीच में। मान लीजिए आपने इसके मार्ग में एक ग्लास स्लैब रखी, ये कोई कांच की पट्टी रखी, और इसकी थिकनेस है टी थिकनेस की कांच की एक पट्टी रख दी, और इसका अपवर्तनांक है म्यू, और म्यू अपवर्तनांक की। तो ये जो पैटर्न था, इस पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको बताना है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि व्यतिकरण करने वाली जो तरंगे हैं, अगर उनमें से किसी एक तरंग के पाथ में, उसके मार्ग में टी मोटाई और म्यू अपवर्तनांक की कांच की प्लेट रख दें, तो बताइए व्यतिकरण प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या तुमसे यह भी कह सकता है कि बताइए फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है। पहले तो मैं रिजल्ट की बात करता हूं कि रिजल्ट क्या होता है ऐसे केस में। रिजल्ट यह फ्रिंज चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी बीटा आपका जो पहले था, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, वो जो पहले था उतना ही बाद में रहेगा, यानी फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी सेम रहेगी। अब क्या होता है, इसके बाद क्या स्थिति बनती है भाई, अंतर क्या आता है,
पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट कर जाता है। मान लीजिए अभी हमारा ये बन रहा था पैटर्न, और ये जो केंद्रीय फ्रिंज थी हमारी, ये केंद्रीय फ्रिंज, लेकिन जैसे ही इस वाले में ये कांच की स्लैब रखी तो ये वाली केंद्रीय फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ। मैं केवल 3 बना करके दिखा रहा हूं यहां पे। 3 से मतलब एक बीच में लेकर के, 1 2 और एक ये 3, ऐसे 3 लेकर के चल रहे हैं। अब क्या होगा, अब जैसे ही इसको हम रखेंगे तो पूरा पैटर्न हमारा शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जो केंद्रीय फ्रिंज है अब ये यहां ना बन करके ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये मान लीजिए इसकी जगह पे आ जाएगी ये और ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे करके ये सिचुएशन बन गई। यानी ये यहां पे था, अब ये यहां पे चला गया, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जो केंद्रीय फ्रिंज थी वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये नहीं रखना है कि हमेशा ऊपर शिफ्ट होगी। अगर आप ऊपर से आने वाली जो वेव है उसके में रखोगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन अगर आपने नीचे वाले में उसको रख दिया तो ये फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और ये कितनी दूरी से शिफ्ट हो गई, पहले ये यहां पे थी और अब ये यहां पे पहुंच गई। तो ये जो डिस्टेंस है ना, मान लो हम इसको x0 कह रहे हैं, इसको कहते हैं शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट। यानी x0 जो है ये फ्रिंज शिफ्ट है, और पूरा पैटर्न शिफ्ट हुआ, केवल केंद्रीय फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुई। केंद्रीय फ्रिंज यहां से यहां पहुंच गई तो नीचे वाली फ्रिंज थोड़ा सा और ऊपर पहुंच गई, और ऊपर वाली फ्रिंज जो थी और ऊपर पहुंच गई। तो जो पूरा पैटर्न बनना था हमारा, वो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। अगर आपने ऊपर वाले में स्लैब रखी तो, और अगर आपने स्लैब नीचे वाले में रखी तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट होकर के आ गया नीचे की तरफ। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी को कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, वैसे न्यूमेरिकल अलग चीज है, बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल क्वेश्चन बनेगा, केवल 2 पॉइंटों में से, कि अगर ऐसा कर दें हम, अगर टी मोटाई और म्यू अपवर्तनांक की कांच की एक पट्टिका दोनों स्रोतों से आने वाली तरंगों में से किसी एक के पाथ में रख दें, एक के मार्ग में रख दें, तो बताइए फ्रिंज चौड़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप कह दोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रिंज चौड़ाई सेम रहेगी। फिर वो पूछेगा तो क्या होगा, तो आप बता दोगे फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऊपर वाले में रखेंगे तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे वाली में रखेंगे तो फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और दोनों में रखेंगे तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट नहीं होगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। अब वो फ्रिंज शिफ्ट जिसको कह रहे हैं वो आपने मान लिया x0। अब बात आती है न्यूमेरिकल की, कि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो वो x0 की वैल्यू निकालने की बात करेगा, कि x0 की वैल्यू निकाल करके दिखाइए कितनी होगी। उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हालांकि मुश्किल भी नहीं है ऐसा। अब क्या है उसको समझने की कोशिश करिए आप। पीछे की जो चीजें बताई गई हैं उनको थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए। फिलहाल मैं तुमसे ये कहूं, ये मान लो ये कांच की पट्टिका नहीं रखी थी, यहां पे कांच की पट्टिका नहीं रखी थी और कोई पी पॉइंट मान करके चल रहे थे, अभी तो वो दिखा रहे हम यहाँ पे, और ये पी पॉइंट पे जा रही थी, तो पथांतर आप क्या कहते? पथांतर को आप बोलते S2P माइनस S1P, इसको आप पथांतर कहते हैं। ये हमारा पथांतर होता है S2P माइनस S1P। आप भी जानते हो इस बात को, पथों का अंतर भाई, S से चलने वाली किरण P तक जाने में कितनी दूरी तय करेगी और S2 से चलने वाली कितनी करेगी, उनका डिफरेंस पथांतर होता है। ये पथांतर था, लेकिन आपने क्या किया, एक के पथ में स्लैब रख दी कांच की। अब यहां डिफरेंस आ गया है। आप कहोगे सर डिफरेंस तो कहीं नहीं दिख रहा, अब भी वो इतनी ही दूरी है और ये वाली दूरी भी अब भी उतनी ही दूरी है, तो फिर डिफरेंस क्यों कह रहे हैं? डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है उसको समझने की कोशिश करो। डिफरेंस इस बात का है कि यहां पर तो जो प्रकाश चल रहा है वो पूरी तरह से हवा में चल रहा है, यहां से लेके यहां तक, लेकिन यहां पर जो प्रकाश तरंग जा रही है वो यहां तक तो हवा में आ रही है, और फिर थोड़ी सी कांच में चली और फिर हवा में जा रही है। इसका मतलब जिस तरंग के जिस मार्ग में कांच की स्लैब रख दी, वहां पर थोड़ी सी दूरी प्रकाश ने कांच में तय की है। ये बात साफ दिख रही है आपको? लेकिन मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में, और वो टॉपिक था प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ। और वो टॉपिक क्या था उसको समझने की कोशिश, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं भाई, कभी भी आप ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि 2 बच्चों को दौड़ा रहे हो और एक से कह रहे हो कि हवा में दौड़ो, दूसरे से कह रहे हो कि पानी में दौड़ो। ये कंपैरिजन नहीं हो सकता कभी भी। इसका मतलब कंपैरिजन कब होगा, या तो दोनों हवा में दौड़े
या फिर दोनों पानी के अंदर तैरे, तभी तो कंपैरिजन माना जाएगा। अब आप ये कहें कि भाई इनके पास का डिफरेंस बताओ, भाई जब तक दोनों हवा की बात थी तब तक डिफरेंस ठीक था, लेकिन जब एक में थोड़ी सी दूरी में कांच आ गया अब डिफरेंस ठीक नहीं है। इसका मतलब अब आपको उस कांच के इक्विवेलेंट एयर में डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी कि इस कांच में जितनी डिस्टेंस प्रकाश ने तय की है उतनी डिस्टेंस में वो एयर में कितनी दूरी तय कर लेता, उस बात को तुम्हें जानना पड़ेगा। और उसके लिए ही टॉपिक पढ़ाया था मैंने, प्रकाश की ये पथ, ऑप्टिकल पाथ, और वो टॉपिक था L = μd। अगर आप कांच में d दूरी तय करते हो तो प्रकाश में थोड़ी दूरी ज्यादा तय की जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल हवा में क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हवा में थोड़ी सी ज्यादा दूरी तय की जाती है और वो म्यू का गुणा हो जाता है। और यहां पे वो कितना आ रहा है, d की बजाय t। इसका मतलब अब म्यू t के बराबर जो दूरी होगी वो प्रकाशीय पथ हो जाएगा। अब अगर आप S1 से लेकर के मान लो P पॉइंट इसे मान रहे हो, तो S1 से लेके P तक की जो डिस्टेंस है फिलहाल कितनी है, फिलहाल वो डिस्टेंस S1 जो P है उसमें T थिकनेस कांच के अंदर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एयर में कितनी हो गई वो। तो तुम एयर में अगर बात करोगे तो एयर में वो हो जाएगी, एक बात दोबारा ध्यान से समझिए, एयर में जो चली गई डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी म्यू टी, लेकिन एयर में म्यू टी हो गई यानी थोड़ी सी बढ़ गई। अब आप कहो कैसा, S1P में मैं म्यू टी को प्लस कर देता हूं, तो क्या सही है ये? ध्यान देना बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम, इस टी के इक्विवेलेंट एयर में हो गई म्यू टी, इसलिए आपने S1P दूरी में म्यू टी को प्लस कर दिया, तो क्या सही है ये? अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यू टी तो हवा में है, लेकिन बढ़ा कितना, कांच की स्लैब रख देने की वजह से दूरी बढ़ कितनी गई, हमें तो उस दूरी का पता करना है। और वो दूरी कितनी है भाई, टी तो कांच में चल रहा था और म्यू टी एयर में चलेगा उसके इक्विवेलेंट, तो बढ़ कितना गया, तो फालतू हो गया म्यू टी माइनस टी, फालतू तो इतना ही हुआ ना भाई, कांच में पहले टी चल रहा था, हवा में उसके इक्विवेलेंट म्यू टी चल रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ। एक बात बताइए, एक बच्चा दौड़ता है, अगर उसको हम दौड़ाएं हवा में, तो हवा में वो चल रहा है 10 मीटर और कांच में दौड़ाते हैं तो वो चल रहा है 7 मीटर, तो फालतू कितना चला, उसी को तो हटाओगे, यानी हवा वाली जो डिस्टेंस है उसमें से उस कांच वाले को तो हटाओगे कि भाई फालतू कितना चला। तो वास्तव में स्लैब रख देने से ये जो तरंग जा रही थी वो फालतू कितना चली, तो वो फालतू चली म्यू टी माइनस टी, इतना एक्स्ट्रा चली वो। अगर आप इसमें टी को कॉमन ले लोगे तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतनी दूरी उसने एक्स्ट्रा तय की, सीधी सी बात ये आ गई। जैसे ही आपने स्लैब रख दी वहां पर, स्लैब रख देने की वजह से उसने इतनी दूरी फालतू तय की। जबकि पथांतर तुम किसको कहते थे, पथांतर कहते थे S2P माइनस S1P। तो भाई पथांतर आपका S2P माइनस S1P था पहले, और अब S1P की जगह पर ये चीज और एक्स्ट्रा हो गई है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो और एक्स्ट्रा आ गई है, तो S1P की जगह पे माइनस प्लस का आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना और दूरी एक्स्ट्रा हो गई, तो दूरी जो एक्स्ट्रा हो गई उसको S1P में प्लस कर दिया। अब पथांतर कितना बचा, अब S2P में से अब इतने को घटाएंगे वो पथांतर आएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। लेकिन S2P माइनस S1P ये पथांतर कितना आता था, इसकी वैल्यू कितनी आती थी, XD अपॉन D, ये आप जानते थे, XD अपॉन D, जहां आप x को अब x नॉट कह सकते हो, उसके लिए हमने x नॉट लगा दिया। इसका मतलब S2P माइनस S1P की जगह पे हम लिख देंगे x नॉट D अपॉन D माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये लिख देंगे। अगर आप इस चीज को किसी पॉइंट P यहां पे था, यहां ना ले जा करके आप उसको मिड पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो, कहां पर ला रहे हैं, पर्दे के मध्य बिंदु पर। एक बात बताइए, जब यहां से यहां और यहां से यहां पर्दे के मध्य बिंदु पर आता है
तो वहां पर दोनों के पथों में अंतर कितना होता है? 0। भाई मध्य बिंदु पर 0, और जैसे जैसे ऊपर जाते तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। इसका मतलब जब मध्य बिंदु पर आता है तो पथांतर 0, और कैलकुलेशन के हिसाब से पथांतर इतना है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। और आप इसे 0 के बराबर रख करके x नॉट d अपॉन d, और उधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया म्यू माइनस 1 इनटू t। यहां से x नॉट की वैल्यू निकालनी है तो म्यू माइनस 1 d ऊपर चला जाएगा अपॉन ये x नॉट की वैल्यू आ जाएगी। और इसका एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते हो बीटा के टर्म वाला, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू होता है d लैम्डा अपॉन d। यहां से हमारा आ रहा है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन लैम्डा d अपॉन d की जगह पे हो जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हो म्यू माइनस 1 t, और d अपॉन d की जगह पे लिख सकते हो बीटा अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला भी आपका बन सकता है। हालांकि देखिए ये टॉपिक थोड़ा समझना मुश्किल सा है, लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करते हो उसको, दो चीजें होती हैं। एक स्टूडेंट क्या होता है, जैसे देखा कि सर कह रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, उसने अपना दिमाग चलाना ही बंद कर दिया। सिलेबस में नहीं है, फालतू में पढ़ने से क्या मतलब है, तो उसकी समझ में तो आना नहीं है फिर। क्योंकि जब तक तुम अपने घर, एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे कोई आया और तुम्हें जो कि जाते तो मिलना ही नहीं है, तो गेट कर दिया बंद। अब गेट बंद जब हो जाएगा तो मुलाकात कहाँ होगी? तो जैसे ही पता चला सिलेबस में नहीं है तो दिमाग का शटर डाउन। अब जब शटर ही डाउन कर लिया तो दिमाग के अंदर कैसे जाएगा? इसलिए ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो उसको थोड़ा सा शटर को खोल के रखिए। नॉलेज लेना, चाहे वो एग्जाम के लिए है या नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हें काम देने वाली चीजें हैं, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो फिर आप उसको समझने की कोशिश करें। और छोटी सी बात बस यही है कि स्लैब रख देने से पाथ बढ़ गया है। बस कितना बढ़ गया है? अब इसके इक्विवेलेंट तो हो गया म्यू टी, लेकिन टी तो यहां है ना, तो बढ़ा कितना? म्यू टी माइनस टी, बस इतना बढ़ा। उस चीज को उसमें लिख दिया, और किधर बढ़ा है? S1P की तरफ, इसलिए S1P में प्लस कर दिया उसको। तो अब पथांतर क्या होगा? S2P माइनस S1P की जगह पूरे को लिखेंगे उसको। लेकिन जब केंद्रीय बिंदु पर आने की बात करते हैं तो पथांतर को 0 कहते हैं, इसलिए बराबर में 0 रख दिया और वैल्यू निकाल करके आपने दिखा दी। तो तीन बातें हैं, एक तो ये फॉर्मूला निकालना, दूसरी बात क्या थी कि फ्रिंज चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप अगर इस तरह से स्लैब रख देंगे, और तीसरी बात ये थी कि अगर ऊपर वाले में स्लैब रखोगे तो पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और नीचे वाले में स्लैब रखेंगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। टॉपिक आपका कंप्लीट है।